मैं ममता कुमारी सिंह SS+2 गोला से फिर से आप लोगों के सामने हूँ क्लास 10th के चैप्टर 3 को लेकर के। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में मैं आप लोगों के सामने हूँ क्लास 10th का चैप्टर 3 लेकर के। इस चैप्टर 3 में हम लोगों ने इसका अगला पार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने धातु के साथ में धातु का वायु के साथ में अभिक्रिया हमने पढ़ा था कि किस तरह से धातु वायु के साथ में ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करते हैं। उसका अगला पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो बच्चों ये हम लोग ये जानेंगे कि जल यानी H2O किस तरह से धातु के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो धातु है वो जल के साथ में अभिक्रिया करके, ये धातु के साथ में जल अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है बच्चों, ये धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है और साथ में H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस से उत्सर्जित करता है। लेकिन कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड भी होते हैं जो फिर से जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं और फिर से जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये कुछ धातुओं के साथ सिर्फ होता है। और अब आगे हम ये देखते हैं बच्चों, जो हमने ये शुरू से पढ़ा हुआ है धातु अधातु का पार्ट जब से हम लोग पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम ये काफ़ी अभिक्रियाशील धातु होते हैं। ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। हमने देखा वायु के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी काफ़ी तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अगर इसको खुले में छोड़ दें तो इसमें आग लग जाती है, इसके लिए हम लोग केरोसिन तेल में डाल के रखते हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया में भी हम देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम है ये ठंडे जल के साथ में बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है ठंडे जल में। और साथ में ये उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी का मतलब क्या है कि ये उष्मा भी उत्सर्जित कर रहा है। इसके साथ अभिक्रिया करने पर ये उष्मा भी देता है और ऐसे अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, जब ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया बन जाता है, जब ये उष्मा देता है तो इस अभिक्रिया में साथ में H2 गैस जो हमने पढ़ा है कि धातु ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। तो ये हाइड्रोजन गैस है, जब सोडियम और पोटेशियम के साथ में अभिक्रिया हो रही है तब ये हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित होने लग जाता है। आपने ये पहले कभी पढ़ा होगा, सुना होगा कि सोडियम और पोटेशियम ये प्रज्वलित होने लगते हैं। तो प्रज्वलित क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस जो उत्सर्जित हो रहा है वो प्रज्वलित होने लग जाता है। अब ये हम देखते हैं कि इसके साथ ये अभिक्रिया किस तरह से करता है। ये पोटेशियम है, पोटेशियम H2O के साथ में जल के साथ में अभिक्रिया करके KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है। और यही सेम प्रक्रिया या यही अभिक्रिया सोडियम भी करता है। सोडियम जल के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित करता है। इस तरह आप देख रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम के साथ में ये इस तरह से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं बच्चों जिनके साथ में ये काफी धीमी अभिक्रिया करता है। उसमें एक हम लोग देखते हैं क्या है, ये कैल्शियम है। ये कैल्शियम के साथ में जल के साथ ये बहुत धीमी अभिक्रिया करता है। इसकी अभिक्रिया बहुत धीमी होती है और ये साथ में उष्मा भी उत्सर्जित करता है और हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित होने। लेकिन इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जब कैल्शियम के साथ ये अभिक्रिया कर रहा है जल, तो कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करते वक्त ये साथ में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है तो ये हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। ठीक है बच्चों, जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रहा है, इसके बुलबुले होते हैं वो इसकी सतह पे आके जम जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, एक सतह बना देते हैं और इस कारण क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैरने लगता है पानी में और ये सतह में आकर के तैरने लगता है और इसकी काफी धीमी प्रतिक्रिया होती है। यही कारण है कि इसमें हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं होता है। हाइड्रोजन प्रज्वलित होने के लिए इसकी उष्मा अपर्याप्त हो जाती है, यानी पर्याप्त उष्मा नहीं मिलती है, जिस कारण हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं होता है। कैल्शियम जैसे धातु के साथ में धीमी प्रतिक्रिया होती है और धीमी प्रतिक्रिया होने के कारण ऊष्मा पर्याप्त नहीं होता है और इस कारण इसमें हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं होता है। तो जो ये
कारण हाइड्रोजन कैल्शियम के साथ हुआ वही सेम मैग्नीशियम के साथ भी होता है। मैग्नीशियम भी एक ऐसा धातु है जिसमें ठंडे पानी के साथ में ये कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठंडे जल के साथ में मैग्नीशियम कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ क्या हो रहा है, जैसे ही गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी छोड़ रहा है। पर यहाँ भी कैल्शियम की तरह हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सतह पे आके जम जाते हैं और ये तैरने लग जाता है। और यहाँ भी वही कारण है, धीमी प्रतिक्रिया होती है, जिस कारण यहाँ ऊष्मा पर्याप्त नहीं है कि हाइड्रोजन को वो प्रज्वलित कर सके। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में हाइड्रोजन प्रज्वलित नहीं हो पाता है। आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे धातु हैं, एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, लेड है। इसमें क्या होता है, ये ठंडे जल के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और गर्म जल के साथ भी ये प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ये भाप के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं। अब ये भाप के साथ में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये बच्चों हम लोग देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम धातु है। जब ये भाप के साथ में जो H2 आप देख रहे हो, ये भाप है, भाप का रूप है। एल्युमिनियम जब भाप के साथ में प्रतिक्रिया करता है तो बच्चों ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, धातु ऑक्साइड बना रहा है, और धातु ऑक्साइड के साथ में ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है। क्यों, हमने शुरू में ही देखा है धातु जल के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो यहाँ भी एल्युमिनियम है, वो भाप के साथ में प्रतिक्रिया करके उसका ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस छोड़ रहा है। साथ में आप देखोगे एक हमने एग्जाम्पल और लिया आयरन का, फेरस का। जब आयरन जल भाप के साथ, ये भी भाप है, जल का रूप भाप है, भाप के साथ ये कर रहा है। जब आयरन भाप के साथ में प्रतिक्रिया करता है बच्चों, तो ये आयरन का ऑक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जल किस तरह से धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो बच्चों हम लोग ये देख रहे थे कि किस तरह से धातु वायु के साथ और जल के साथ अभिक्रिया करता है। अब अभी हम लोग आगे ये देख रहे हैं कि किस तरह से अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल के साथ धातु किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। तो बच्चों अम्ल हम लोग किससे जानते हैं, आप जानते हो अम्ल HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, और H2SO4 होता है। तो इस तरह के जो अम्ल हैं, ये अम्ल के साथ में धातु अभिक्रिया करता है, धातु तनु अम्ल के साथ में, यानी तनु HCl और तनु H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करके लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो इन बाकी अम्ल हैं, बाकी अम्लों तनु अम्ल के साथ में ये लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन HNO3 के केस में ऐसा नहीं है। HNO3 के केस में कुछ धातु हैं जो जिसके साथ अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, बल्कि ये हाइड्रोजन गैस है, जो ये हाइड्रोजन गैस निकलना चाहिए था, ये हाइड्रोजन गैस फिर से ऑक्सीकृत होकर के H2O में बदल जाता है। HNO3 के केस में कुछ धातु हैं जो अभिक्रिया करके H2 नहीं देते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि फिर से ऑक्सीकृत होकर के H2O में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि HNO3 है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, एक जबरदस्त ऑक्सीकारक है, और इस कारण ये इसको ऑक्सीकृत करके H2 में बदल दे रहा है, और खुद NO3 है वो इसके नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन कौन सा है बच्चों यहाँ पे, जैसे हम देख रहे हैं N2O है, NO है और NO2 है। इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो ये पार्ट है वो किसी भी नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीकृत होकर के फिर से H2 में बदल जाता है। तो इसके साथ इस तरह से वो अभिक्रिया करता है, और बाकी के साथ में ये लवण और हाइड्रोजन देता है। अब बच्चों आगे हम ये देखते हैं कि मैग्नीशियम और मैंगनीज है, इसके साथ में इनका केस अलग होता है।
HNO3 यहाँ पर अलग रिएक्शन कर रहा है, ये फिर से इसके साथ में लवण और हाइड्रोजन दे रहा है। जिस तरीके से HSO4 के साथ में H2SO4 के साथ में लवण और हाइड्रोजन दे रहा था, तो यहाँ पर HNO3 भी मैग्नीशियम और मैंगनीज के केस में, इनके केस में, हर केस में ये मैंगनीज और मैग्नीशियम के केस में HNO3 भी लवण और हाइड्रोजन देता है। और यहाँ पर ये जानने वाली बात है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि मैग्नीशियम है ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये काफ़ी ऊष्मा उत्सर्जित करता है और इसलिए ये अभिक्रिया के टाइम में काफ़ी बुलबुले निकलते हैं। इसके साथ जब रिएक्शन हम करते हैं तो काफ़ी बुलबुले निकलते हैं और उस रूप में इसलिए काफ़ी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो मैग्नीशियम के साथ में ये काफ़ी तेजी से अभिक्रिया करके ऊष्मा दे रहा है। तो मैग्नीशियम के बाद में उससे कम पड़ जाता है हमारे एल्युमिनियम। ये एक आप समझ सकते हो सीरीज है, एक ये अभिक्रिया का, धातुओं की अभिक्रिया का एक अनुक्रम बनाया गया है कि सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम के साथ, उसके बाद एल्युमिनियम के साथ, उसके बाद जिंक के साथ, उसके बाद ये आयरन के साथ में अभिक्रिया करता है। यानी कि सबसे कम अभिक्रिया आयरन के साथ में तनु अम्ल रिएक्शन करते हैं, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ में होता है। तो ये इनका सीरीज है। और अगर हम कॉपर के केस में देखें बच्चों, तो कॉपर क्या है, हमने पहले ऑक्सीजन के साथ में भी देखा, जल के साथ में भी देखा कि कॉपर बहुत कम अभिक्रिया करता है या तो अभिक्रिया नहीं करता है। हमने गोल्ड और सिल्वर को भी देखा कि वो भी जल के साथ में और वायु के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो कॉपर के साथ में भी ऐसा है कि जब ये अभिक्रिया करता है, कॉपर के साथ में जब तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराया जाता है तो इसमें कोई भी बुलबुले नहीं उठते हैं, कोई बबल्स नहीं होता है, कोई बुलबुले नहीं उठते हैं और ना ही इसके हीट में चेंज होता है, इसके ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये कॉपर के केस में ना तो बुलबुले निकल रहे हैं, ना तो उसके ताप में कोई परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तनु HCl के साथ में कॉपर कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि तनु अम्ल के साथ में धातु किस तरह से अभिक्रिया करते हैं और इसके साथ ही हमारा यह धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया समाप्त होता है।